Bismillahirrahmanirrahim. Today we have lecture number 18 of software project management. लास्ट लेक्चर में हम अपनी प्रोजेक्ट प्लानिंग और एस्टिमेशन को डिस्कस कर रहे थे कि एक प्रोजेक्ट को किस तरह प्लान किया जाता है, और प्लानिंग के बाद हमने उसकी एस्टिमेशन की डिटेल्स देखी थी कि किसी भी प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाने के लिए प्लानिंग और एस्टिमेशन का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है। तो हमने एस्टिमेशन की डिफरेंट एग्जांपल्स देखी थी, फिर हमने उसमें प्लान करते वक्त हमने उसमें डिफरेंट नॉलेज एरियाज़ को देखा था, और एस्टिमेशन की टेक्निक्स को देखते हुए हमने इस चीज़ को स्टडी किया था कि किसी भी प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल करने के लिए हम अपनी एस्टिमेशन किस तरीके से कर सकते हैं, प्रोजेक्ट को प्लान किस तरह करेंगे, कास्टिंग कैसे फाइंड करेंगे, एस्टिमेशन कैसे फाइंड करेंगे। आज हम इसी लेक्चर को मज़ीद कंटिन्यू करेंगे और इन डिटेल में कुछ और चीज़ें इंशाल्लाह ताला डिस्कस करेंगे। वर्ड ऑफ विजडम, इस लेक्चर को स्टार्ट करने के से पहले, एक्सेप्ट द टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर चॉइसेस एंड एक्शंस, एवरी सोल विल बी हेल्ड इन प्लेज फॉर इट्स डीड्स। अल कुरान 74:38। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि हमने ये कहा था कि जो हमारे पास एक प्रोजेक्ट होता है उसकी प्लानिंग और एस्टिमेशन, हमने ये एक फ़्लो चार्ट देखा था। अगर हम इस फ़्लो चार्ट को दोबारा ज़रा देखें, गौर करें, तो हमने ये कहा था कि हमारे पास किसी भी प्रोजेक्ट को प्लान करने से पहले सोर्स इंफॉर्मेशन होती है। सोर्स इंफॉर्मेशन में स्टेटमेंट ऑफ वर्क SOW हमने डिस्कस किया था कि स्टेटमेंट ऑफ वर्क क्या है, आपके टास्क्स क्या हैं, एक्टिविटीज़ क्या क्या हैं, आप क्या चीज़ परफॉर्म करने जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि किसी भी प्रोजेक्ट में हमने कहा था कि डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ होती हैं और हर एक एक्टिविटी के अंदर डिफरेंट मल्टीपल टास्क्स होते हैं। अब स्टेटमेंट ऑफ वर्क, जो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं आफ्टर कंप्लीशन दैट प्रोजेक्ट, आप किन किन चीज़ों को अचीव करेंगे, कौन कौन सी आपकी प्लानिंग है, आपके फेजेस कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास आप इसमें देख रहे हैं कि सोर्स इंफॉर्मेशन के बाद हमने अपनी स्टेटमेंट ऑफ वर्क जो है वो हम देखेंगे कि आपका क्या टास्क कितने हैं, फिर उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं, कंस्ट्रेंट्स क्या क्या कंस्ट्रेंट्स हैं, लिमिटेशंस क्या क्या हैं। ठीक है, किस तरह का एनवायरनमेंट होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट है, स्टैंड अलोन एनवायरनमेंट है, सेंट्रलाइज्ड एनवायरनमेंट है। आपके पास उस प्रोजेक्ट को प्लान करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए आपका एनवायरनमेंट किस टाइप का होगा, कौन सा आपने स्टैंडर्ड फॉलो करना है। हमने लास्ट टाइम डिफरेंट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को भी डिस्कस किया था कि जो IEEE के इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंजीनियर्स के जो डिफरेंट स्टैंडर्ड्स थे, हमने उन स्टैंडर्ड्स को भी स्टडी किया था और उन स्टैंडर्ड्स को भी देखा था कि आपने किस केस में कौन सा स्टैंडर्ड यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, ये हमने देखा था। फिर आपके पास डिफरेंट प्रोसेसेस क्या क्या हैं, उस प्रोजेक्ट की हिस्ट्री क्या क्या है, ये सारी चीज़ें जो हमारे पास है एस्टिमेशन से पहले हमें पता होनी चाहिए कि सोर्स इंफॉर्मेशन क्या है, स्टेटमेंट ऑफ वर्क क्या है, रिक्वायरमेंट्स क्या है, कंस्ट्रेंट्स क्या है, आपके कौन कौन से स्टैंडर्ड्स हैं, प्रोसेसेस कितने होंगे, प्रोसेस मैनेजमेंट आपने करनी किस तरह है, प्रोसेसेस को आपने प्लान कैसे करना है, प्रोसेसेस को आपने डिप्लॉय कैसे करना है, ये ठीक है, उन प्रोसेसेस की हिस्ट्री क्या है। ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी की सारी हमने पहले से देखनी होती हैं कि जिसमें हम अपनी स्टेटमेंट ऑफ वर्क देख सकें, अपनी रिक्वायरमेंट्स देख सकें, अपनी कॉन्स्टेंट्स देख सकें, अपने स्टैंडर्ड्स देख सकें, अपने प्रोसेसेस को देख सकें, अपनी हिस्ट्री को देख सकें, और उसके अंदर और जो डिफरेंट चीज़ें हैं ये सारी की सारी आपके इसके अंदर आती हैं। अब यहाँ पे आप ये देखें कि जब हमने ये सारी चीज़ें गैदर कर ली तो इसके बाद हम WBS क्रिएट करते हैं, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। हमने वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर भी डिस्कस किया था कि किसी भी प्रोजेक्ट के WBS कैसे क्रिएट किए जाते हैं, कैसे डिज़ाइन किए जाते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं WBS को डिज़ाइन करने के लिए, WBS को क्रिएट करने के लिए। अब जो आपके पास सोर्स इंफॉर्मेशन है और स्टेटमेंट ऑफ वर्क है और जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं और जो आपके कंस्ट्रेंट्स हैं, आपके स्टैंडर्ड्स हैं, इनकी बेसिस के ऊपर हमने WBS क्रिएट किया। जो WBS आपकी क्रिएशन हुई, WBS की क्रिएशन के बाद एस्टिमेट साइज। अब जब आपने देख लिया कि आपके इतने वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर्स बनेंगे तो वहाँ पे आप एस्टिमेशन करते हैं, साइज़ की एस्टिमेशन करते हैं।
एस्टिमेट जो साइज़ है आपका उसको किस तरह आप एस्टिमेट करेंगे। एस्टिमेट साइज़ करने के बाद जो फिर आपका साइज़ है वो ठीक है, आप फ़र्ज़ किया कि उस प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन क्या है, साइज़ क्या है, मॉड्यूल्स कितने होंगे, प्रोसेसेस कितने होंगे, एक्टिविटीज़ कितनी होंगी, हर एक्टिविटीज़ के अंदर मल्टीपल टास्क कौन कौन से होंगे, इसकी बेसिस के ऊपर आप उसका साइज़ फाइंड करते हैं। इस साइज़ के ऊपर पर आप एस्टिमेट एफर्ट एंड कास्ट आप ये देखते हैं कि इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए आपको कितनी एफर्ट चाहिए और आपकी कास्टिंग कितनी आपको रिक्वायर्ड है। ये आप इस साइज़ के ऊपर देख रहे होते हैं कि आपको कितनी एफर्ट और कितनी कास्टिंग चाहिए। अब जो आपके पास जो एफर्ट आपने एस्टिमेट किया और जो कास्ट आपने एस्टिमेट किया, इसकी बेस पे फिर आप एफर्ट एंड कास्ट को फाइंड करके उस पूरे प्रोजेक्ट की स्केजुलिंग करते हैं कि हाउ मच टाइम यू नीड रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट दैट होल प्रोजेक्ट, कि कितना टाइम आपको रिक्वायर्ड है उन तमाम उस पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। तो आप क्योंकि जब आपके पास साइज़ आ गया, साइज़ से आपने देखा कि आपको रिसोर्सेज कौन कौन सी रिक्वायर्ड है, आपकी एफर्ट्स कौन कौन सी होंगी, ठीक है, आपकी कास्टिंग किस तरीके से होगी, ठीक है। तो ये आपने फाइंड करना होता है अपनी एस्टिमेट एफर्ट और कास्ट में से। जब ये फाइंड कर लिया आपने तो फिर आप इसकी एस्टिमेट करते हैं इसकी स्केजुलिंग को, जो अब इसके ऊपर आपका टाइम आ गया कि आपको कितना टाइम रिक्वायर्ड है, 1 घंटा 2 घंटे, ठीक है। डेफिनेटली 1 घंटा 2 घंटे तो नहीं हो सकते, आपका जो प्रोजेक्ट है वो वीक्स में, मंथ्स में और ईयर में ही हो सकता है, लेकिन मैंने आपको एग्जांपल दिया कि हाउ मच टाइम यू नीड रिक्वायर्ड। तो जब आपने इसकी स्केजुलिंग कर ली तो अब आपने उस स्केजुल को इवेलुएट करना है। इवेलुएशन के लिए, ठीक है, देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज। फर्स्ट इज दैट कि या तो वो ओके है, अगर ओके है तो आपने उसको स्टार्ट, आपकी जो एस्टिमेशन कास्ट है और जो स्केड्यूल है, जब आपने उसको ओके कर दिया, डन कर दिया, तो वो आपका कंफर्म हो गया। और अगर वो ओके नहीं है, नॉट ओके है, तो फिर आप उसको रिवाइज एंड नेगोशिएट, फिर आप उसको रिवाइज करेंगे, जो जो उसमें कमियां हैं, जो जो उसमें चेंजेस रह गई हैं, आप उसको दोबारा रिवाइज करेंगे और फिर आप नए सिरे से नेगोशिएट करेंगे कि, और ये फिर जब आप उसको रिवाइज करेंगे तो फिर आप इन तमाम चीज़ों को फिर से देखेंगे कि कहीं आपने सोर्स इन्फॉर्मेशन में तो कोई चीज़ नहीं मिस कर दी, कहीं SOW में तो कोई चीज़ मिस नहीं कर दी, कोई रिक्वायरमेंट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आपने छोड़ दिया। ये फिर आपसे आप उसको ये दोबारा रिवाइज करेंगे और फिर आपकी रिवीजन के बाद फिर WBS, फिर आप उस WBS के ऊपर फिर से एस्टिमेट साइज करेंगे, फिर साइज, फिर उसकी एफर्ट और जो कास्टिंग है वो देखेंगे, फिर उस एफर्ट और कास्टिंग के ऊपर फिर दोबारा एफर्ट और कास्ट आएगी और फिर आपने उसको स्केड्यूल किया, उसकी फिर आपका स्केड्यूल फाइंड हुआ, फिर आप उसको दोबारा इवेलुएट करेंगे। ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक आप इसको ओके नहीं कहते। जब तक ये नॉट ओके आएगा, ये सारे का सारा जो प्रोसेस है ये बार बार चलता रहेगा। जब ये आपका ओके हो जाएगा तो आपकी कास्टिंग और स्केड्यूलिंग आपने कंप्लीट कर दिया। इसको कंप्लीट करने के बाद फिर आप जो है इसको स्टार्ट करते हैं। अब हम इसको कंटिन्यू करते हैं। देयर आर ऑब्जेक्ट पॉइंट्स। ऑब्जेक्ट पॉइंट्स क्या होते हैं कि अल्टरनेटिव फंक्शन रिलेटेड मये टू फंक्शन पॉइंट्स। हमने अब लास्ट टाइम पे फंक्शन पॉइंट्स को भी डिस्कस किया था, इससे लास्ट 2 लेक्चर्स में, लेक्चर नंबर 17 एंड 16 में, कि फंक्शन पॉइंट्स किस तरह होते हैं, फंक्शन पॉइंट्स को डिज़ाइन किस तरह किया जाता है, फंक्शन पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें हम लेक्चर नंबर 17 एंड 16 में डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि अल्टरनेटिव फंक्शन रिलेटेड मये टू फंक्शन पॉइंट्स। Object point metrics involve estimating the size of the application in terms of the number of objects that will be required delivering the desired functionality। कि इसके अंदर जो आपके पॉइंट्स जितने भी इन्वॉल्व हो रहे हैं एस्टिमेशन में, साइज में, ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स में, जितनी भी चीज़ें हैं, वो आप उसकी जो फंक्शनैलिटी है वो आप फाइंड करते हैं। द टर्म ऑब्जेक्ट्स इंक्लूड, अब नो जो टर्म ऑब्जेक्ट है इसमें क्या क्या चीज़ें, किस किस चीज़ों पे ये कंसिस्ट कर रहा है। नंबर 1 इज दैट द नंबर ऑफ सेपरेट स्क्रीन्स दैट आर डिस्प्लेड, ये पहली प्रॉपर्टी हो गई। Second is that the number of reports that are produced by the system, कि जो नंबर ऑफ रिपोर्ट्स आपके सिस्टम ने प्रोड्यूस की हैं वो कितनी है।
And third is that the number of the 3GL modules that must be developed to supplement the 4GL code. 4th जनरेशन जो लैंग्वेज कोड है वो, तो ये जो टर्म ऑब्जेक्ट है ये इन 3 पैरामीटर्स, इन 3 पैरामीटर्स के ऊपर बेस कर रही है कि फर्स्ट इज दैट the number of separate screens that are displayed. Second is that the number of reports that are produced by the system, and third is that the number of the 3GL modules that must be developed to supplement the 4GL code. तो ये हमारे पास आपके जो ऑब्जेक्ट के पॉइंट्स हैं, ये सारे के सारे वो पॉइंट्स आ गए कि आपके जो ऑब्जेक्ट के पॉइंट्स हैं वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं और आप इसको किस तरीके से लेके चलेंगे। अब आप ये देखेंगे जो एक्सेस एंड क्लासीफाई ऑब्जेक्ट्स आपकी स्क्रीन हैं, इसमें हमारे पास देर आर 4 कॉलम्स, ठीक है। फर्स्ट कॉलम में हम क्या देख रहे हैं, नंबर ऑफ व्यूज कंटेन, ठीक है। सेकंड में आपके पास नंबर, थर्ड जो ये सेकंड, थर्ड और जो फोर्थ कॉलम है इसमें हम देख रहे हैं नंबर एंड सोर्स ऑफ डाटा टेबल के नंबर और जो सोर्स ऑफ डाटा टेबल है। अब इस टेबल को आप देखें कि यहाँ पे आपके पास क्या है, लेस देन 2 सर्वर, लेस देन 3 क्लाइंट, यानी टोटल लेस देन 4 होगा और ये लेस देन 2 सर्वर्स है और लेस देन 3 क्लाइंट्स है। सेकंड में आप क्या देख रहे हैं कि टोटल इज लेस देन 8, 2/3 सर्वर्स, 3 to 5 क्लाइंट्स के लिए। और थर्ड वन क्या है कि टोटल 8+ है, ग्रेटर देन 3, यानी सर्वर जो है 3 से ग्रेटर होंगे और क्लाइंट जो है वो लेस होंगे 5 से। अब हम इनको देखते हैं कि अगर ये नंबर ऑफ व्यू कंटेंट्स लेस देन 3 है तो ये केस भी जो आपका है ये भी सिंपल जा रहा है, ये केस भी सिंपल है और ये आपका मीडियम लेवल का केस कहलाएगा। जब ये 3 to 7 होंगे तो इस केस में ये फिर अगेन सिंपल है, ये मीडियम लेवल का है और ये आपका इसकी लेवल डिफ़िकल्टी लेवल की तरफ चली जा रही है, ये नाउ इट्स डिफ़िकल्ट लेवल। अगर ग्रेटर देन 8 है तो ये मीडियम हो गया, ये डिफ़िकल्ट, ये डिफ़िकल्ट। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे फर्स्ट केस में कोई डिफ़िकल्ट लेवल की कोई चीज़ आपको नज़र नहीं आ रही थी, सिर्फ सिंपल और मीडियम था। फिर थर्ड के अंदर सिंपल भी रहा, मीडियम हुआ वो भी रहा और एक ऐड हुआ डिफ़िकल्ट का, और सेकंड केस के अंदर सॉरी, और लास्ट जो थर्ड केस आप इसमें देख रहे हैं कि मीडियम है, डिफ़िकल्ट है और डिफ़िकल्ट है, सिंप्लिसिटी वाला नहीं है। तो ये एक्सेस एंड क्लासीफाई जो ऑब्जेक्ट की स्क्रीन्स हैं इसकी ये 3 जो आपके पास प्रॉपर्टी बन रही हैं, फर्स्ट बन रही है टोटल लेस देन 4, सेकंड बन रही है टोटल लेस देन 8 और तो थर्ड बन रही है टोटल 8+। और ये आपके नंबर ऑफ व्यूज़ कंटेंट हैं कि आपके कितने व्यू कंटेंट हो रहे हैं, और ये आप उसके आगे उनकी डिटेल्स हैं कि टोटल में 4 क्या है, लेस देन 4, लेस देन 8 क्या है, 8+ क्या है। ये आपके पास एक्सेस और जो क्लासीफाई आपके ऑब्जेक्ट्स हैं ये सारी की सारी उनकी स्क्रीन और उनकी जितनी भी डिटेल्स हैं ये सारी की सारी वो डिटेल आ रही है यहाँ पे। अब हम इसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। ये फर्स्ट आप देख रहे हैं स्क्रीन है, अभी देख रहे हैं हमने कहा था कि अभी हम इन तीनों पॉइंट्स को डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट हमने क्या कहा था कि द नंबर ऑफ सेपरेट स्क्रीन्स दैट आर डिस्प्लेड, थर्ड हमने सेकंड क्या कहा था नंबर ऑफ रिपोर्ट्स, और थर्ड हमने 3GL। तो फर्स्ट हमने अभी ये जो देखा है ये हमने देखा है स्क्रीन्स का। अब हम सेकंड क्या देख रहे हैं, हम रिपोर्ट्स का, जो यहाँ पे आपके पास सेकंड स्टेप है, जो स्टेप है द नंबर ऑफ रिपोर्ट्स दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय द सिस्टम, कि आपकी कितनी रिपोर्ट्स आपका सिस्टम प्रोड्यूस करेगा, ये आपके पास सेकंड है। अब आप इसमें देख रहे हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, नंबर ऑफ सेक्शंस कंटेन्ड, ठीक है, और नंबर एंड सोर्स ऑफ डाटा टेबल के अंदर आपके पास ये 3 चीज़ें आपके पास ये 3 आइटम्स। फर्स्ट इज़ दैट टोटल लेस देन 4, इसके अंदर क्या है कि लेस देन 2 सर्वर और लेस देन 3 क्लाइंट्स, ठीक है। फिर आपके पास सेकंड केस क्या है टोटल लेस देन 8, इसमें 2/3 वही, ये आपके पास सेम वही डाटा है जो लास्ट स्लाइड में है, और 3 to 5 क्लाइंट। और थर्ड के अंदर क्या है टोटल 8+ है, ग्रेटर देन 3 सर्वर और लेस देन 5 जो है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लेस देन 3 और 7 था और ग्रेटर देन 8 था, यहाँ पे 0 और 1, 2 और 3 और 4+ है। तो जब आपके पास 0 और जो कंटेंट सेक्शन है उसमें या 0 होगा या 1 होगा तो ये केस आपके पास क्या बनेगा, ये सिंपल केस बनेगा। ये आपके पास जो टोटल लेस देन 8 है ये भी सिंपल बनेगा, और जो 8+ है ये आपका मीडियम केस कहलाएगा। 2 और 3 जो है
इसके अंदर आप देख रहे हैं कि ये भी आपके पास सिंपल केस बनेगा, और ये आपके पास टोटल लेस देन 8 जो है ये आपका मीडियम केस बनेगा, और ये आपके पास जो टोटल 8+ है ये आपके पास डिफ़िकल्ट केस बनेगा। एंड थर्ड इज़ दैट 4+ है, इसमें ये मीडियम, इट्स डिफ़िकल्ट। तो ये जस्ट लास्ट स्लाइड में सिंपल मीडियम था, फिर सिंपल मीडियम डिफ़िकल्ट हुआ, और फिर मीडियम डिफ़िकल्ट और डिफ़िकल्ट हुआ। बिल्कुल ये वैसे ही है। अब आपने यहाँ पे हमने क्या चीज़ असेस क्या करनी है, हमने कम्प्लेक्सिटी को असेस करना है, क्योंकि हमने ये कहा है कि जो एस्टिमेशन है वो आपके उस प्रोजेक्ट की प्लानिंग के ऊपर है कि आपका प्रोजेक्ट कितना कम्प्लेक्स है। कम्प्लेक्सिटी आप किस तरीके से फाइंड करते हैं, क्या क्या पैरामीटर्स हैं कम्प्लेक्सिटी फाइंड करने के लिए, क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं कम्प्लेक्सिटी को फाइंड करने के लिए। तो देयर आर 3 कॉलम्स, सिंपल, मीडियम एंड कम्प्लेक्स। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपके पास देयर 3 कॉलम्स, स्क्रीन्स, रिपोर्ट, 3GL मॉड्यूल्स। तो जो सिंपल वाला है, आप इसमें देख रहे हैं कि इसमें स्क्रीन 1, मीडियम में 2 और कम्प्लेक्स में 3। इसमें रिपोर्ट्स आप देख रहे हैं 2, इट्स 5 एंड इट्स 8। एंड 3GL जो आपके मॉड्यूल्स हैं, ठीक है, नील एंड कम्प्लेक्सिटी में 10। तो ये हमने इस सिस्टम की कम्प्लेक्सिटी को असेस किया है कि ये कितना कम्प्लेक्स सिस्टम है। अब इसको मैथमेटिकल फाइंड करने के लिए परसेंटेज ऑफ रीयूज, ठीक है। अब रीयूजेबिलिटी या रीयूज देखने के लिए एस्टिमेट परसेंटेज ऑफ रीयूज expected to be in the project and compute new object points, ठीक है। कि हम इसमें अपनी परसेंटेज जो हम क्या करते हैं कि एस्टिमेट करते हैं कि एस्टिमेट परसेंटेज ऑफ reuse expected to be in the project and compute new object points, ठीक है। तो अब इसके अंदर जो आपके पास इसका फार्मूला है, NOP इज इक्वल टू OPS इंटू 100 माइनस परसेंटेज रीयूज डिवाइड बाय 100। इसके थ्रू आप अपना परसेंटेज फाइंड कर सकते हैं। आप इसमें NOP फाइंड कर सकते हैं, यानी NOP को फाइंड करने के लिए OPS इंटू 100 माइनस परसेंटेज देन रीयूज स्लैश 100। तो यूजिंग दिस आप इसमें अपनी NOP फाइंड कर सकते हैं। अब डिटरमाइन द प्रोडक्टिविटी रेट, कि जो आपका प्रोडक्टिविटी रेट है कि कितना वो प्रोडक्टिव है, उसका रेट फाइंड करने के लिए जो आपके डेवलपर्स हैं, हमने इसके डिफरेंट लेवल्स यहाँ बनाए हैं कि डेवलपर्स एक्सपीरियंस एंड कैपेबिलिटी VL, L, N, H एंड VH। और जो आई केस मैच्योरिटी है और जो उसकी कैपेबिलिटी है, इसमें हमने VL, देन L, N, H एंड VH हमने फाइंड किया है। तो यहाँ पे VL क्या आ रहा है 4, L is 7 and N is 13 and H is 25 and VH is 50. Compute the estimated person months, PM is equal to NOP डिवाइड बाय PROD, ठीक है। इसके थ्रू आप अपना फाइंड कर सकते हैं प्रोडक्टिविटी रेट, कि आपका जो प्रोडक्टिविटी रेट है वो क्या है और वो कितना आ सकता है। अब इसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज यूज केस पॉइंट्स। यूज केस जो पॉइंट्स आपके पास होते हैं 1993 में, ठीक है, गस्टेव कर्नल फॉर एस्टिमेटिंग अ प्रोजेक्ट साइज 93 में यूज केस एंड फंक्शन पॉइंट्स हैव सिमिलरिटी, ठीक है, कि यूज केस और फंक्शन पॉइंट्स में क्या क्या सिमिलरिटीज होती हैं, क्या क्या पॉइंट्स आपने देखने होते हैं और किन किन पॉइंट्स को आप इग्नोर कर रहे होते हैं। यूज केसेस किस तरीके से फाइंड करते हैं, हमने फंक्शन पॉइंट भी देख चुके हैं, यूज केसेस भी पढ़ चुके हैं। अब इसके अंदर यूज केस टेक्निक फॉर एस्टिमेशन इज सिमिलर एज फंक्शन पॉइंट, की जो यूज केस टेक्निक है इसकी जो एस्टिमेशन है इज सिमिलर एज ए फंक्शन पॉइंट। अब इसके अंदर जो सिमिलरिटी इंडेक्स है कि वो क्या है, काउंट की एस्पेक्ट ऑफ योर रिक्वायरमेंट्स टू फ्रॉम एन अनएडजस्टेड पॉइंट काउंट। अब फर्स्ट पॉइंट में क्या है कि आपने वो तमाम रिक्वायरमेंट्स देखनी हैं जो आपकी एडजस्ट हो रही हैं, जो उस प्रोजेक्ट में एडजस्ट नहीं हो रही, वो कौन कौन सी आपके पॉइंट्स हैं। तो हमने क्या फर्स्ट में देखना है कि इसमें हमने काउंटिंग करनी है, काउंट की एस्पेक्ट्स ऑफ योर रिक्वायरमेंट्स टू फॉर्म एन अनएडजस्टेड पॉइंट काउंट।
use several set of questions about your team and their environment to create a fudge factor। ठीक है, ये fudge factor जो है हमने डिस्कस किया था कि use several sets, ठीक है, of questions about your team, जो आपकी टीम में क्वेश्चन है वो कौन कौन से हैं, and their environment to create a fudge factor, कि वो आपका जो fudge factor है उसका आपने environment कैसे create करना है। Multiply your original count by the fudge factor to come up with an adjusted point count। ठीक है, इसका मैथमेटिकल जो फार्मूला है, जो मैथमेटिक्स हमें क्या कहता है कि यूसीपी, ठीक है, जो आपका यूज केस पॉइंट अगर आपने फाइंड करना है तो इसके लिए यूज केस पॉइंट फाइंड करने के लिए इज इक्वल टू यूसीपी इंटू टीसीएफ इंटू ईसीएफ। जब हम इन चीज़ों को फाइंड कर सकते हैं तो इस तरीके से हम जो है अपना यूज केस पॉइंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये डिफरेंट फैक्टर्स को कैलकुलेट करें, इनको मल्टीप्लाई करें एंड देन यू कैन गेट यूसीपी। अब डू यूज केसेस इम्प्रूव एस्टिमेट्स। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर हम एक प्रोजेक्ट में यूज केसेस को नहीं यूज़ करते तो फिर क्या ड्रॉबैक है, और अगर हम यूज केसेस को यूज़ करते हैं, प्लान करते हैं, डिज़ाइन करते हैं, डिप्लॉय करते हैं तो क्या हमारी एस्टिमेशन के ऊपर कोई इफेक्ट आएगा, यस और नो। ठीक है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, कि अब इसको हम अभी देखते हैं। ठीक है, इसको अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। अभी हम इसको देखते हैं कि हम इसको किस तरीके से कैसे जो है वो काउंट कर सकते हैं। तो इसके अंदर जो आपके पास जो आपका प्रोडक्ट्स, इसमें आपके पास क्या है, जो आपका स्कोप है, हमने क्या कहा था कि प्रोडक्ट साइज जो है इसको आप मल्टीप्लाई करते हैं प्रोडक्ट कम्प्लेक्सिटी के साथ, कि जो आपका प्रोडक्ट साइज है ये मल्टीप्लाई होता है कि आपके जो प्रोडक्ट है वो कितनी कम्प्लेक्स है, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं आप डिफरेंट रिस्क के साथ। जब आप इसको रिस्क के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इज इक्वल टू एस्टिमेट आ जाता है। इसमें आपका स्केड्यूल आ जाता है कि आपका कितना टाइम लगेगा, आपकी एफर्ट आ जाती है कि आपको कितनी एफर्ट रिक्वायर्ड है इसको कंप्लीट करने के लिए, आपकी कास्टिंग आ जाती है कि आपको कितनी कास्ट चाहिए, और आपके डिलीवरेबल्स क्या क्या हैं। कि अब हम जब इसको फाइंड करते हैं कि जब हम अपने प्रोडक्ट का जो साइज़ है जब हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं प्रोडक्ट की कम्प्लेक्सिटी के साथ और फिर इसको मल्टीप्लाई करते हैं रिस्क के साथ, तो हमें क्या क्या चीज़ें एस्टिमेशन के लिए मिल जाती हैं। नंबर 1 इज़ दैट स्केड्यूल, हाउ मच टाइम इट विल टेक, कि ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा। आपका जो स्केड्यूल है पहली चीज़ तो वो हो गई। सेकंड इज़ दैट एफर्ट, कि हाउ मच एफर्ट यू रिक्वायर्ड, कि आपको कितनी एफर्ट रिक्वायर्ड होगी इसको कंप्लीट करने के लिए। और थर्ड आपकी कास्टिंग, कि आपको कितनी कास्टिंग चाहिए इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, आपको कास्ट कितनी चाहिए, कितनी कास्टिंग चाहिए कि आपका ये जो प्रोजेक्ट है ये कंप्लीट हो जाए। और लास्ट में आपके डिलीवरेबल्स हैं कि आपको क्या क्या, जब आप ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करेंगे तो आपको डिलीवरेबल्स क्या क्या आपके, आप क्या क्या चीज़ डिलीवर करेंगे। तो ये टोटल जो आपके पास है कि डू यूज़ केसेस इम्प्रूव एस्टिमेट्स। ठीक है, इसके अंदर आप देखें कि आपके पास क्या 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 चीज़ें हैं। प्रोडक्ट का साइज़ है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं प्रोडक्ट की कम्प्लेक्सिटी के साथ, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं आप रिस्क के साथ, और ये इज़ इक्वल टू आ जाता है आपका एस्टिमेट। ठीक है, एस्टिमेशंस आपकी स्केड्यूलिंग आ जाती है, एफर्ट आ जाती है, कास्ट आ जाती है, और आपकी डिलीवरी आप फाइंड कर सकते हैं। अब आप ये देखें कि ये आपके डिफरेंट आपके जो है ये यूज़ केस 1 है, ये आप देख रहे हैं कि ये यूज़ केस 2 है, ये आपके पास यूज़, इसमें आप देख रहे हैं ये फॉर एग्जांपल हम यहाँ देख रहे हैं ये एक आपका आइटम बारो करने का है, ये आइटम रिटर्न करने का है। हमने यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल ली है, ये कैटलॉग्स के लिए है। ठीक है, ये मेंटेन करने के लिए है। यूज़ केसेस क्या चीज़ होती है, आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 1 में पढ़ा होगा बड़ी डिटेल में कि यूज़ केसेस कैसे बनाए जाते हैं, एक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है, टाइप्स क्या होती हैं, सारी चीज़ें हम देख चुके होंगे। यूज़ केसेस provides a mechanism for articulating the product scope, कि प्रोडक्ट का स्कोप क्या है फ्रॉम द यूजर पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया कि यूज केस प्रोवाइड अ मैकेनिज्म फॉर आर्टिकुलेटिंग द प्रोडक्ट स्कोप फ्रॉम द यूजर्स पॉइंट ऑफ व्यू, कि यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से उसका स्कोप क्या है। और सेकंड जो पॉइंट है कि साइज एंड कम्प्लेक्सिटी
कैन बी एट्रीब्यूटेड टू ईच यूज केस, ठीक है, जो उसका साइज है और वो कितना कम्प्लेक्स है, वो उसकी जो एट्रीब्यूशन है वो हर यूज केस में, ठीक है, आपकी देखी जा सकती है, बट आर रियली बेस्ड अपॉन द आर्टिफैक्ट्स ड्राइव्ड फ्रॉम यूज केसेस। तो ये आपके पास चीज़ें हैं कि जिसमें आपके पास साइज है, कम्प्लेक्सिटी है, कैन बी एट्रीब्यूट, ठीक है, साइज एंड कम्प्लेक्सिटी कैन बी एट्रीब्यूटेड टू ईच यूज केस बट आर रियली बेस्ड फ्रॉम अपॉन द आर्टिफैक्ट्स ड्राइव्ड फ्रॉम यूज केसेस। तो ये हमारे पास सेकंड पॉइंट आ गया कि हम इसमें से क्या क्या चीज़ किस तरीके से कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन था कि डू यू के, ठीक है, डू यूज केसेस इंप्रूव एस्टिमेट, यस, आंसर क्या है, यस, ठीक है, यूज केसेस इंप्रूव एस्टिमेट्स, ठीक है, वो एस्टिमेशन में आपकी इंप्रूवमेंट लाते हैं, ठीक है, उसकी एक्यूरेसी बेहतर करते हैं, उसको ज़्यादा एक्यूरेसी की तरफ लेके जाते हैं। तो इसका आंसर क्या है, यस। Now steps to generate estimates, यानी how many steps you need required for generation estimation, कि generates जो आप किस तरीके से generate कर सकते हैं estimates को। First is that identify, classify and weight actors, ये first point है कि जब भी आपने estimates को generate करना है तो जो first point क्या है कि identify, क्लासीफाई एंड वेट एक्टर्स, ठीक है, कि आपने पहले उनको आइडेंटिफाई किया कौन कौन से हैं, फिर आपने उनको क्लासीफाई किया, फिर आपको जितने भी एक्टर्स हैं, ठीक है, एंड वेट एक्टर्स। सेकंड क्या है, आइडेंटिफाई, क्लासीफाई एंड वेट यूज केसेस, यानी फर्स्ट में हमने वेट एक्टर्स किए, सेकंड में आइडेंटिफाई, क्लासीफाई एंड वेट यूज केसेस किए, थर्ड में हमने कैलकुलेट अनएडजस्टेड यूज केस पॉइंट्स, ठीक है, सेकंड में हमने क्या किया कि हमने कैलकुलेट किया है कि जो अनएडजस्टेड यूज केस जितने भी पॉइंट्स हैं उनको हमने, ठीक है, अनएडजस्ट किया है। थर्ड में क्या किया है हमने, फोर्थ पॉइंट क्या हमारे पास, आइडेंटिफाई एंड वेट टेक्निकल कम्प्लेक्सिटी फैक्टर, क्या हमने उसको आइडेंटिफाई किया है और जितने भी वो आपके वेट टेक्निकल हैं हमने उन तमाम जितने भी पैरामीटर्स हैं उनकी जो टेक्निकलिटी है उन तमाम को फाइंड किया है। ये हमारे पास जो है ये नेक्स्ट पैरामीटर है कि आइडेंटिफाई एंड वेट टेक्निकल, जो भी उसकी कम्प्लेक्सिटी बनती है उनको हमने आइडेंटिफाई करके और उसको कैलकुलेट किया है। नेक्स्ट क्या है, आइडेंटिफाई एंड वेट एनवायरमेंटल कम्प्लेक्सिटी फैक्टर्स के जो भी उसके एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं वो भी किए करने हैं। फिर ये आपके स्टेप्स हैं कि एस्टिमेशन जनरेशन कैसे होगी। पहले स्टेप में हमने कहा आइडेंटिफाई, क्लासीफाई एंड वेट एक्टर्स, सेकंड में हमने कहा आइडेंटिफाई, क्लासीफाई एंड वेट यूज केसेस, थर्ड में हमने कहा कैलकुलेट अनएडजस्टेड यूज केस पॉइंट, ठीक है, फोर्थ में हमने कहा आइडेंटिफाई एंड वेट टेक्निकल कम्प्लेक्सिटी फैक्टर, फिफ्थ में हमने कहा आइडेंटिफाई एंड वेट एनवायरमेंटल कम्प्लेक्सिटी फैक्टर, सिक्स में कहा हमने कैलकुलेट एडजस्टेड यूज केस पॉइंट्स, और फिर हमने कन्वर्टिंग पॉइंट्स इन टाइम, इन पॉइंट्स को हमने टाइम में कन्वर्ट कर दिया। तो ये स्टेप्स हैं जब आप अपनी एस्टिमेशन की जनरेशन की बात कर रहे होते हैं, तो ये वो आपके स्टेप्स हैं जो आप यूज़ करते हैं उसके अंदर। अब इनको आइडेंटिफाई और क्लासीफाई और जो आपके वेट एक्टर्स हैं, ठीक है, अगर आप इस टेबल में देखें तो इस टेबल के अंदर आपके पास तीन चीज़ें आ रही हैं, एक्टर टाइप, डिस्क्रिप्शन एंड वेट। अब जो आपके पास एक्टर टाइप हैं, देयर आर थ्री एक्टर टाइप्स, सिंपल, एवरेज एंड कम्प्लेक्स। जो डिस्क्रिप्शन है इसकी, द एक्टर रिप्रेजेंट्स another system with a defined API, ठीक है, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस जो होती है, API जो है वो आपकी एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस है, ठीक है। इसका वेट क्या दिया हमने, 1। एवरेज में क्या दिया है, द एक्टर इंटरेक्टिंग थ्रू अ प्रोटोकॉल लाइक TCP/IP। देखिए जिस तरह आप कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो TCP/IP स्टैंड फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। जितनी भी आपकी कम्युनिकेशन हो रही है इंटरनेट के ऊपर, नेटवर्क के ऊपर, तो जो आपकी ये बेसिकली जो हम 32 बिट का IP एड्रेस है, इसकी डिफरेंट क्लासेस होती हैं, क्लास A है, B है, C है, D है। तो ये जो
आईपी एड्रेसेस हैं कि टीसीपी का सेशन किस तरह बनता है, 3-वे हैंडशेक किस तरह होता है, ठीक है, टीसीपी किस तरीके से रन कर रहा होता है, आपका डाटा किस तरह ट्रांसफ़र करता है, ठीक है, ये सारे के सारे ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम कर रहा होता है। तो जो आपकी ट्रांसपोर्टेशन होती है कि टीसीपी, ठीक है, ये एक आपका प्रोटोकॉल है जो हम यूज़ कर रहे होते हैं कम्युनिकेशन के लिए। अब जब अपना नेटवर्क बनाते हैं, आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, आप उसमें टीसीपी भी यूज़ कर रहे हैं, डिफरेंट सिस्टम के आपका जो आपके सिस्टम का आईपी एड्रेस है, आपके राउटर का आईपी एड्रेस है। तो ये सारी की सारी जितनी भी चीज़ें हैं ये आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में जो है यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। इनका डिफरेंट वेट होता है, वो आप उन डिफरेंट वेट्स को जो है यूज़ कर रहे होते हैं। अब इसके अंदर देयर आर 3 टाइप्स, सिंपल, एवरेज एंड कम्प्लेक्स। कि जो हमारे पास आप ये देख रहे हैं कि जो हमारे पास सिंपल है, फिर एवरेज है, फिर कम्प्लेक्स है। इसकी अब अगर आप देखें डिस्क्रिप्शन, तो एवरेज में हमने क्या कहा है कि द एक्टर इंटरेक्टिंग थ्रू अ टीसीपी। तो ये जस्ट लाइक अ प्रोटोकॉल, एंड प्रोटोकॉल क्या होता है, सेट ऑफ सर्टेन रूल फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन 2 नोड्स, बिटवीन 2 क्लाइंट्स, बिटवीन 2 कंप्यूटर्स, बिटवीन 2 मशीन, बिटवीन 2 होस्ट एंड बिटवीन 2 नेटवर्क्स, ठीक है। तो ये आपका टीसीपी लेवल का है। कम्प्लेक्सिटी के अंदर क्या है, द एक्टर इज अ पर्सन इंटरेक्टिंग वाया एन इंटरफेस। एक्टर वो पर्सन है जो किसी भी इंटरफेस के थ्रू इंटरेक्ट होके कम्युनिकेट कर रहा होता है। ये आपके पास थर्ड है। आप जब अपनी कम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं तो ये वो एक्टर है, ये वो पर्सन है जो आप किसी भी इंटरफेस के थ्रू इंटरेक्ट करके आपके सिस्टम को यूज़ कर रहा होता है, आपके सिस्टम की सर्विसेज को यूज़ कर रहा होता है। तो ये आपके पास थर्ड वो चीज़ है। अब the UAW is calculated by counting the number of actors in each category, multiplying each total by its specified weighting, जो ये फैक्टर है, ठीक है, एंड देन एडिंग द प्रोडक्ट्स। आप फिर इसको ऐड करते हैं, तो इस तरीके से आप UAW जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। अब ये देखें कि इसके अंदर हमारे पास आइडेंटिफाई, क्लासीफाई और यूज़ केसेस आ गए। फिर आपके पास टाइप्स कितनी हैं, देयर आर 3 टाइप्स। आपके पास फर्स्ट टाइप है सिंपल, देन एवरेज, देन कम्प्लेक्स। अब आपके पास जो सिंपल है, इट्स सक्सेस सिनेरियो एज 3 स्टेप्स आर लेस ट्रांजेक्शन आर। कि सिंपल के अंदर जो है कि ये वो सिनेरियो है, ये वो केस स्टडी है, ये वो प्रोजेक्ट हो कि जिसके अंदर सक्सेस सिनेरियो है 3 स्टेप्स। उसके जो स्टेप्स हैं आर लेस ट्रांजेक्शन आर इट्स इम्प्लीमेंटेशन इन्वॉल्व लेस देन 5 क्लासेस। इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आपने C++ पढ़ी होगी कि जो आपकी क्लासेस आपको रिक्वायर्ड हैं वो लेस देन 5 हों। इसका वेट हम क्या देते हैं, 5। एवरेज केस के अंदर हम क्या कहते हैं कि बिटवीन 4 to 7 स्टेप्स, कि जो इसके अंदर जो आपके स्टेप्स होंगे वो आपके 4 to 7 स्टेप्स आर इट्स इम्प्लीमेंटेड इन्वॉल्व बिटवीन 5 to 10 क्लासेस। इसके अंदर जो आपकी इम्प्लीमेंटेशन की इन्वॉल्वमेंट है वो आपकी 5 to 10 क्लासेस है। कम्प्लेक्स के अंदर क्या होता है कि अवर 7 स्टेप्स आर इट्स, ठीक है, इसका वेट क्या है 10, सॉरी इसका वेट 10 है, ठीक है। कम्प्लेक्स केस स्टडी के अंदर क्या है, अवर 7 स्टेप्स, जो हमारे 7 स्टेप्स हैं, आर इट्स इम्प्लीमेंटेशन इन्वॉल्व मोर देन 10 क्लासेस, कि जो इसकी इम्प्लीमेंटेशन इन्वॉल्व है वो मोर देन 10 क्लासेस के लिए है। The UUCW is computed by counting the number of use cases in each category। कि जो आपके पास UUCW है ये आपकी कंप्यूट होती है by counting the number of use cases in each category, multiplying each category of use case with its weight and adding the product. A transaction is defined as an atomic set of activities that is performed entirely or not at all। तो ये आपके पास जो यूज़ केसेस हैं उनकी डिस्क्रिप्शंस हैं और ये उनके वेट्स हैं कि आप इसको किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं और डिज़ाइन कर सकते हैं। अब आपके पास जो UUCP है, अनएडजस्टेड यूज केस पॉइंट्स है। UUC पॉइंट्स आर कंप्यूटेड बेस्ड ऑन 2 कंप्यूटेशंस, ठीक है। इसकी जो कंप्यूटेशन है, ठीक है, ये जो आपके पास UUCP है ये कम्बिनेशन ऑफ UUCW एंड UAW है। जब आप ये 2 फाइंड करेंगे तो देन यू कैन कैलकुलेट एंड फाइंड अनएडजस्टेड यूज केस पॉइंट्स। फर्स्ट क्या है, UUC पॉइंट्स आर कंप्यूटेड बेस्ड ऑन 2 कंप्यूटेशंस, कि जो आपके पास UGC है,
ठीक है, UUC points are computed based on two computation, the unadjusted use case weight, ठीक है, फर्स्ट क्या है, the unadjusted use case weight, इसके अंदर क्या है, based on the total number of activities or steps contained in all use case scenarios, के इसके अंदर जितने भी आपकी नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ होती हैं, आपके जितने भी स्टेप्स होंगे जो कंटेन होते हैं, वो आपके जितने भी यूज़ केस सिनेरियोज बनते हैं वो सारे के सारे इसमें फाइंड करते हैं। अल्टरनेटिवली मे बी बेस्ड ऑन नंबर ऑफ क्लासेस, यानी ये आपके बेस करता है आपके नंबर या क्लासेस को भी बेस करता है, और जो आपके पास अनएडजस्टेड एक्टिव वेट होता है जिसको हम UAW कहते हैं, बेस्ड ऑन द combined complexity of all the use cases actor, कि जो आपके पास UAW है या आपके पास unadjusted एक्टर वेट है, ये बेस कर रहा होता है ऑन द कंबाइंड कम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑल द यूज केस एक्टर्स। ठीक है, अब इसको फाइंड करने के लिए आप देख रहे हैं कि आपके पास क्या आ गया, UUCP आ गया इज इक्वल टू UUCW प्लस UAW, कि जो आपके पास UUCP है ये इज इक्वल टू है आपका UUCW और प्लस UAW, जब इन दोनों को प्लस करते हैं तो आपके पास क्या आ जाता है, UUCP आ जाता है। तो UUCP इज इक्वल टू UUCW प्लस UAW। तो इस तरीके से आप इसको फाइंड कर सकते हैं कि आपके पास जो अनएडजस्टेड जो आपका यूज केस पॉइंट्स हैं वो दो पोर्शन, ठीक है, वो टू पोर्शंस का कम्बिनेशन है, एक आपका UUCW है और दूसरा आपके पास जो UAW है। अब जो हमारे पास रियल इंडस्ट्री में जो डिफरेंट प्रैक्टिसेस हैं, जो हम कहते हैं कि हमारे पास जो टेक्निकल कम्प्लेक्सिटी फैक्टर्स हमें गिवन है, जो हमारे पास फैक्टर्स हैं, अब इसमें हम इसको 3 पोर्शन में डिवाइड करते हैं, फैक्टर, डिस्क्रिप्शन और वेट को। तो इसमें आप ये देखें कि जो आपके पास ये आपके जो फैक्टर्स हैं उसकी डिस्क्रिप्शन क्या है और इसके आगे इसके साथ क्या वेट एसोसिएट है। तो जो फैक्टर्स हैं आप ये देख रहे हैं कि ये आपके डिफरेंट फैक्टर्स हैं, T1 से लेकर T13 तक, ये आपके सारे के सारे डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो आपके T1 से लेकर T13 तक है। अब हर एक फैक्टर के साथ आपकी जो डिस्क्रिप्शन है, इसके साथ आप देख रहे हैं कि फर्स्ट जो आपके पास फैक्टर है T1, इसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स, ठीक है, और इसका वेट क्या है 2। सेकंड क्या है, T2 में आपकी परफॉर्मेंस है, इसका वेट क्या है 2। थर्ड क्या है, T3, ठीक है। ये अब डिफरेंट हमने अपने फैक्टर्स रखे हुए हैं और इसका वेट भी रखा है कि अगर आपके पास डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है, ठीक है, तो उसका जो वेट होगा वो 2 है, ठीक है। अगर आपके पास एक पैरामीटर है आपकी परफॉर्मेंस का, तो उसका वेट क्या होगा 2। एंड यूज़र एफिशिएंसी, इसका क्या है वेट 1। कम्प्लेक्स इंटरनल प्रोसेसिंग का वेट क्या रखा है हमने 1। सिस्टम कितना आपका रीयूजेबिलिटी उसकी क्या है, कितना रीयूज हो सकता है, उसका हमने क्या रखा है वेट 1, ठीक है। इजी टू इंस्टॉल, ठीक है, यानी उसके इंस्टॉलेशन किस तरह, उसका वेट का रखा है 0.5, ठीक है। इजी टू यूज़, क्या वो इजी टू यूज़, इसका वेट का रखा है 0.5। वो कितना पोर्टेबल है, उसकी पोर्टेबिलिटी कितनी है, इसका वेट का रखा है 2। इजी टू चेंज कितना है, इसका वेट का रखा है 1, ठीक है। कंकरेंट जो है कितना वो कंकरेंट है, इसका हमने वेट क्या रखा है 1, ठीक है। उसके सिक्योरिटी फीचर्स उसके अंदर क्या क्या है, इसका हमने वेट रखा है 1। और एक्सेस फॉर थर्ड पार्टीज, क्या वो कितने को पार्टीज को एक्सेस कर सकता है, इसका वेट क्या रखा है हमने 1। और स्पेशल यूज़र ट्रेनिंग जो उसको रिक्वायर्ड है, इसका हमने वेट क्या रखा है 1। तो ये हमारे पास डिफरेंट डिस्क्रिप्शन थी, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की, परफॉर्मेंस की, एंड यूज़र एफिशिएंसी की, कम्प्लेक्स इंटरनल प्रोसेसिंग की, रीयूजेबिलिटी की, इजी टू इंस्टॉल, इजी टू यूज़, पोर्टेबल, इजी टू चेंज, कंकरेंट, और आपके पास सिक्योरिटी फीचर्स और एक्सेस फॉर थर्ड पार्टीज, और आपके पास इसके अलावा जो था आपका स्पेशल यूज़र ट्रेनिंग रिक्वायर्ड। तो ये आपके पास फैक्टर्स आ गए, ये इसकी डिस्क्रिप्शन आ गई, ये इसका वेट आ गया। अब टेक्निकल कम्प्लेक्सिटी फैक्टर्स को जब हम इन डेप्थ देखें तो हम क्या कहते हैं कि द टेक्निकल फैक्टर्स आर इवेलुएटेड by the development team and assigned a value from 0 to 5, कि जो आपकी डेवलपमेंट टीम है वो उसको एक वैल्यू असाइन करती है from 0 to 5 according to their
परसीव्ड कम्प्लेक्सिटी, कि वो उसकी जो भी कम्प्लेक्सिटी बनती है उसको देखते हुए जो उसकी वैल्यू है वो हम 0 to 5 उसको अचीव करते हैं। ए परसीव्ड कम्प्लेक्सिटी ऑफ, अब इसमें 3 चीज़ें हैं कि ज़ीरो जो ज़ीरो है मीन फैक्टर इज़ इररेलेवेंट। अगर उसका ज़ीरो आ रहा है तो हम कहेंगे कि ये इररेलेवेंट फैक्टर है, इसका होना ज़रूरी नहीं है, इससे हम अपनी कास्टिंग और एस्टिमेशन ही ख़राब कर रहे हैं। इस फैक्टर का इस प्रोजेक्ट के ऊपर, कोई सक्सेस वे के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 3 इज़ एवरेज, लाइक इट्स सो, ठीक है, नॉट सो बैड एंड नॉट सो गुड वाली बात है, ठीक है। 5 मीन्स इट हैज़ स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस, अगर 5 है तो इसका इस प्रोजेक्ट फैक्टर के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। इस फैक्टर को हमेशा देखना चाहिए, ठीक है, प्रॉपरली इसको सॉल्व करना चाहिए, ठीक है, इसको देखना चाहिए, क्योंकि इस फैक्टर का आपके प्रोजेक्ट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा आपका होल्ड है। ईच फैक्टर वेट इज़ मल्टीप्लाई बाय इट्स perceived complexity to produce its calculated factor. The calculated factor are summed to produce the total TT factors. अब इसमें हम किस तरह फाइंड करते हैं कि जो टोटल आपका फैक्टर है, TC फैक्टर्स है, जो आपका टेक्निकल कम्प्लेक्सिटी फैक्टर है, इज इक्वल टू +0.6 प्लस ब्रेसेस 0.01 इंटू टी फैक्टर। आप जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यू कैन अचीव और यू कैन फाइंड टेक्निकल कम्प्लेक्सिटी फैक्टर। अब हमारे पास जो इन्वायरमेंट के फैक्टर्स हैं, ठीक है, ये कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस जो लोगों की केस स्टडीज़ हुई हुई हैं, जो लोगों ने जो सॉफ्टवेयर बनाए हुए हैं, जो लोगों का एक्सपीरियंस है, ठीक है, जो पॉपुलर आपकी पर्सनैलिटीज़ हैं, जिन्होंने आपने जो सक्सेस प्रोजेक्ट स्टोरीज़ हैं, ये वहाँ से फैक्टर्स लिए हुए हैं, ठीक है। फैक्टर इसमें क्या है, F1 to F8 फैक्टर्स हैं। F1 फैक्टर क्या है, फिमिलर विद यूएमएल, के वो कितना फिमिलर है यूएमएल लैंग्वेज से। यूएमएल लैंग्वेज आपको यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज होती है, जिसमें आपको यूज़ केसेस, सीक्वेंस डायग्राम, एक्टिविटी डायग्राम, क्लास डायग्राम, कोलैबोरेशन डायग्राम, ठीक है, सारी डायग्राम्स जो होती हैं, अगर वो कितना फिमिलर है तो इसका वेट हमने क्या रखा है, 1.5 इसका वेट रखा है। एप्लीकेशन का एक्सपीरियंस कितना है उसको, कि जो उसकी एप्लीकेशन है उसका कितना एक्सपीरियंस उसको है, इसका वेट हमने रखा है 0.5। और ओ एक्सपीरियंस कितना है, इसका वेट हमने रखा है 1, यानी ओ उसका जो एक्सपीरियंस है 1 है। लीड एनालिस्ट कैपेबिलिटी, कि जो उसकी लीड एनालिस्ट की जो उसकी कैपेबिलिटी है, इसका वेट हमने क्या रखा है 0.5। मोटिवेशन जो है, कितना मोटिवेटेड है उसके साथ, उसका हमने वेट क्या रखा है 1। और स्टेबल आपकी के जो उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो कितनी स्टेबल हैं या अनस्टेबल हैं, उसका हमने वेट रखा है 2। और पार्ट टाइम वर्कर्स का हमने वेट रखा है -1, ठीक है। और डिफ़िकल्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का वेट रखा है हमने 2। तो हम ये एक गिवन टेबल है जिसके अंदर क्या चीज़ गिवन है, आपको आपके इन्वायरमेंट फैक्टर्स गिवन है, कि जो आपके इन्वायरमेंट फैक्टर्स हैं वो कितने फैक्टर्स हैं, वो सारे के सारे आपको गिवन है। अब इसको फाइंड करने के लिए आप देख रहे हैं कि जो आपका इन्फ्लुएंस है, कि 0 मीन्स नो इन्फ्लुएंस का, ठीक है, 3 मीन्स एवरेज और 5 मीन्स स्ट्रॉन्ग। जैसा मैं लास्ट स्लाइड में देखा था कि 0 का जो है वो उस प्रोजेक्ट पे कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, 3 जो है वो आपके पास जो है आप ये कह सकते हैं कि उसका एवरेज है, और 5 जो है वो स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस है। तो जो ई फैक्टर है, ईच फैक्टर वेट इज मल्टीप्लाई बाय इट्स perceived complexity to produce its calculated factor. The calculated factor are summed to produce the total E factor. ECF is equal to 1.4 plus -0.03 into E factor. तो आप ये फाइंड कर सकते हैं। अब आपके पास जो आपका एडजस्टेड UCP है और जो आपकी एफेट है वो क्या है, कि UCP is equal to UUCP इंटू TCF इंटू ECF, कि जो जब आपने UCP फाइंड करना है तो UCP क्या है कि वो आप, ठीक है, इज इक्वल टू UCP इंटू TCF इंटू ECF। अब इसमें UCP क्या है, कि UCP इज़ द साइज़, जो आपका है वो क्या चीज़ है, कि UCP इज़ द साइज़। अब साइज़ क्या है, इसमें टाइम है और एफर्ट है, कि कितना टाइम आपको रिक्वायर्ड है और कितनी एफर्ट आपको रिक्वायर्ड है। इसमें जो फैक्टर है वो है PF, प्रोडक्टिविटी फैक्टर जो है वो आपके पास क्या है, कि जो आपका प्रोडक्टिविटी फैक्टर है, ए रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ पर्सन आवर्स पर यूज केस पॉइंट बेस्ड ऑन पास्ट प्रोजेक्ट, ठीक है, कि ये इसके अंदर क्या है, ए रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ पर्सन आवर्स पर यूज केस पॉइंट बेस्ड ऑन पास्ट प्रोजेक्ट्स। इफ नो statistical data has been collected, a figure between 15 and 30
is suggested by industry experts. अगर आपके पास कोई नहीं है तो जो इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स हैं, जो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं, जो एक्सपर्ट लोग हैं, वो क्या कहते हैं, इफ़ नो हिस्टोरिकल डाटा हैज़ बिन कलेक्टेड, आपको कोई डाटा नहीं मिलता, कोई पास्ट हिस्ट्री नहीं मिलती, तो ए फिगर बिटवीन 15 and 30, जो 15 and 30 है, इज सजेस्टेड बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट। सन्स एक्सपीरियंस, देखा सन बहुत बड़ा आपका वेंडर है, तो इस सन्स का एक्सपीरियंस है। टिपिकल वैल्यू इज 20, जो बेस्ट वैल्यू है वो 20 है। यूज पीएफ टू कैलकुलेट पर्सन आर रिक्वायर्ड, कि आपको कितने पर्सन उसके लिए चाहिए। आप ये देखें कि ये आपके पास यहाँ पे एफपी है और आपको यूसीपी है, तो आप ये देख रहे हैं कि कोरिलेशन के इसके, जिस तरह आपने स्टैट्स में बाद लोगों ने फैसिम पढ़ी होगी, कोरिलेशन पढ़ी होगी, स्टैंडर्ड डेफिनेशन पढ़ी होगी, तो आप ये देख रहे हैं कि जो कोरिलेशन बिटवीन यूसीपी एंड एपी है, वो आपके पास आपका वाई क्या आ रहा है, आर स्क्वायर क्या आ रहा है, एन क्या आ रहा है, वो आप इस ग्राफ से डिटरमाइन कर सकते हैं कि आपकी यूसीपी और आपकी एफपी क्या चीज़ आ रही है। देन आपके पास नेक्स्ट जो है दैट इज डेल्फी। डेल्फी बेस्ड ऑन द हिजलियन प्रिंसिपल, ठीक है, ये 1770 से लेकर 1831, आप ये देखें 61 ईयर्स था। ये 3 स्टेप प्रोसेस था, ठीक है। जो डेल्फी था ये 1770 से लेकर 1831 तक रहा, और देयर वाज 3 स्टेप प्रोसेस। पहले में क्या था, थीसिस, all present their opinion or views on a given subject, ठीक है। इसके बाद क्या था, establishing views and opposing views, कि views को establish किया, उसके अगेंस्ट अगर आपका कोई अपोज है, कोई डिस्कशन है, ठीक है, वो। और सिंथेसिस के अंदर क्या है, opposite are brought together to form the new thesis, कि जो आपका न्यू थीसिस है उसको आपने किस तरह टुगेदर किया है। डेल्फी के अंदर क्या है, A group meeting is held to discuss the product and estimation issues, कि बेसिकली ये एक ग्रुप डिस्कशन है कि सॉफ्टवेयर, जितने भी आपके सॉफ्टवेयर के प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, जो सीनियर लोग हैं, वो लोग बैठ गए, ठीक है, उन्होंने प्रॉब्लम स्टेटमेंट को देखा, फिर उन्होंने प्रोजेक्ट की प्लानिंग देखी, एस्टिमेशन देखा, उसमें उनका जो इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस था, जो उनका प्रैक्टिकल लाइफ का एक्सपीरियंस था, उस एक्सपीरियंस को डिस्कस किया, उस पे बैठ के उन्होंने जो डिफरेंट ऑप्शन हैं उन ऑप्शन को देखा, उन तमाम ऑप्शन के ऊपर वो, ठीक है, गौर किया, और वो जो ऑप्शंस आपके पास सारी की सारी थी, उन ऑप्शंस को इन डिटेल स्टडी किया। तो वहाँ पे जो आपकी जो ग्रुप मीटिंग है, उसमें से आपने जो जितने भी डिस्कस करने के बाद अपनी प्रोडक्ट और एस्टिमेशन जितनी फाइंड की, वहाँ से की। एक्सपर्ट प्रोड्यूस एन इंडिपेंडेंट एस्टिमेट, जो एक्सपर्ट होते हैं वो आपको एक इंडिपेंडेंट एस्टिमेट दे देते हैं। Estimates are returned indicating the median estimate and the expert's personal estimate. अब there are 2 estimation, एक तो हमने अभी पीछे मैथमेटिकल की बात की, हमने डिफरेंट फार्मूलाज देखे, उसके थ्रू हमने एस्टिमेट को कैलकुलेट किया, कंप्यूट किया। दूसरा हम क्या कह रहे हैं कि उनका पर्सनल एक्सपीरियंस है कि ये इस तरह हो जाएगा, ये इस तरह हो जाएगा, ये उनका एक पर्सनल एक्सपीरियंस है। और थर्ड क्या कहते हैं कि अनदर ग्रुप मीटिंग इज हेल्ड टू डिस्कस रिजल्ट, फिर एक और मीटिंग होती है, ठीक है, उस एस्टिमेशन के ऊपर उनके रिजल्ट्स को गेट करने के लिए, कि अगर हमने ये मॉडल देखा था, ये चीज़ देखी थी, उनके रिजल्ट्स क्या है। एक्सपर्ट प्रिपेयर अ रिवाइज्ड इंडिपेंडेंट एस्टिमेट, कि जो एक्सपर्ट्स हैं वो एक प्लान तैयार करते हैं रिवाइज, जो इंडिपेंडेंट एस्टिमेशन के लिए यूज़ होता है। इसके कितने स्टेप्स हैं, इसके स्टेप्स हैं 3 to 6 are ठीक है, steps 3 to 6 are repeated until the panel of experts reach a consensus। देखिए आपके जो ये स्टेप्स हैं, जब तक आपका एक लूप है, जब तक आप इसको लेके चलते रहेंगे, जब तक आपके जो एक्सपर्ट हैं वो किसी एक ओपिनियन के ऊपर ओके नहीं करते, ठीक है, क्योंकि जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी डिफरेंट थॉट्स हैं, डिफरेंट एक्सपीरियंस है, उन्होंने डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में उन्होंने काम किया हुआ है, तो उन तमाम चीज़ों को टुगेदर करके डिस्कस करके, ठीक है, रिफाइंड रिजल्ट फाइंड करने के लिए हम 3 से 6 स्टेप तब तक रिपीट करते रहते हैं, जब तक जो हमारा पैनल ऑफ एक्सपर्ट हैं वो एक कंसेंसस, उनका एक फाइनल कंसेंसस नहीं बनता, एक फाइनल जो है वो डिसीजन नहीं बनता, हम तब तक इसको जो लेके चलते रहते हैं, ठीक है। डेल्फी के अंदर जो आपके पास फर्स्ट है वो आपके पास वाइड बैंड है, ठीक है। वाइड बैंड क्या थी कि रैंड कॉर्पोरेशन यूज्ड
ओरिजिनल डेल्फी अप्रोच टू प्रिडिक्ट फ्यूचर टेक्नोलॉजीज़, कि जो फ्यूचर टेक्नोलॉजीज़ को प्रिडिक्ट करने के लिए ये यूज़ की जाती थी। 1970s में बेरी और बोहेम मॉडल, आपने एक पढ़ा होगा बोहेम मॉडल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, एंड इज रेन कोलीग्स मॉडिफाइड डेल्फी मेथड इनटू वाइड बैंड डेल्फी विच इंक्लूड मोर एस्टिमेशन टीम। यानी डेल्फी से जो एस्टिमेशन फाइंड हो रही थी उसको एक्यूरेट करने के लिए, मज़ीद बेहतर करने के लिए, उसकी एक्यूरेसी बेहतर करने के लिए वाइड बैंड डेल्फी आई। ठीक है, अब वाइड बैंड डेल्फी जो है वो 1970s के अंदर आई। आपने देखा होगा लास्ट स्लाइड के अंदर कि ये कब से, जो आपके पास डेल्फी थी ये 1770 से लेकर 1831 तक रही, तो उसके बाद ये आपके पास 1970s के अंदर आई। इसके अंदर क्या था कि जो ग्रुप कंसेंसस अप्रोच थी, दिस इज अ डिसिप्लिन मेथड ऑफ यूजिंग द एक्सपीरियंस ऑफ सेवरल पीपल टू रीच एंड एस्टिमेट दैट इनकॉर्पोरेट्स ऑल देयर नॉलेज। ठीक है, कि उनका जितना भी एक्सपीरियंस था, उनकी जितनी भी एक्सपर्टीज थी, उन तमाम चीज़ों को ले लिया गया और एक कंक्रीट डिसीजन की तरफ चले गए कि फाइनल डिसीजन क्या होगा, वो आपने इसके अंदर यूज़ किया। प्रेजेंट एक्सपर्ट्स विद द प्रॉब्लम एंड रिस्पॉन्स फॉर्म, कि जो आपके एक्सपर्ट्स हैं वो एक प्रॉब्लम और आपको उसके अगेंस्ट आपको एक रिस्पॉन्स देते हैं। कंडक्ट ग्रुप डिस्कशन, कलेक्ट अनोनिमस ओपिनियन देन फीडबैक। ठीक है, कंडक्ट अनदर डिस्कशन एंड आइटरेट अंटिल कंसेंसस। देखें, ये एक आपका चलता रहेगा। अगर फर्ज किया एक आपने ग्रुप डिस्कशन किया, उसमें फाइनल नहीं हुआ, ठीक है, फिर नेक्स्ट मीटिंग का टाइम डिसाइड हो जाएगा, फिर नेक्स्ट मीटिंग में देखा जाएगा उसको, नेक्स्ट में नहीं होता, थर्ड में, अनलेस जब तक आपके जो कंसेंसस हैं वो किसी एक कंक्रीट पॉइंट पे फाइनलाइज नहीं होते। जब तक वो फाइनलाइज नहीं होते तब तक आपकी कंसेंसस चलते रहेंगे। ठीक है, वो आपका लूप चलता रहेगा और वो आपका जो आइटरेटिव प्रोसेस है वो उसके अंदर आपका वैसे ही जो है चलता रहेगा और मूव होता रहेगा। अब वाइड बैंड डेल्फी के अंदर जो आपके स्टेप्स हैं, जो फर्स्ट स्टेप है गेट अ फ्यू एक्सपर्ट्स टिपिकल 3 to 5 इंक्लूड एक्सपीरियंस इन ऑल ऑफ द रिस्क एरिया, एप्लीकेशन, डोमेन, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब इसके जो स्टेप्स हैं, फर्स्ट स्टेप में क्या है कि गेट अ फ्यू एक्सपर्ट्स, आपने कोई एक्सपर्ट ले लिए जो 3 to 5 है, जिनका एक्सपीरियंस है इन ऑल ऑफ द रिस्क एरिया, एप्लीकेशन, डोमेन, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, एल्गोरिथम, टारगेट हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें सेकंड स्टेप क्या है, मीट विद देम टू डिस्कस इश्यूज एंड डिस्क्राइब द सॉफ्टवेयर ऑफ देम, उसकी क्या स्पेसिफिकेशन है, other source documents, WBS, etc. Then let them add their own information, questions, etc. I'll take notes. Third में क्या है, each expert develops to an estimate, हर एक जो है अपना estimate develop करेगा, main expected और max से कम कितना होगा, वो क्या expect कर रहा है, maximum कहाँ तक जा सकता है, और are just expected, independent and anonymous। ठीक है, और लास्ट में वो रिकॉर्ड एस्टिमेट करेगा, यूजुअली डन बाय अ फैसिलिटेटर। ठीक है, तो ये आपके पास 4 स्टेप्स हैं जिसमें हम अपनी वाइड बैंड डेल्फी को जो है यूज़ करते हैं। अब इन 4 स्टेप्स के बाद ये अभी थोड़ी कंटिन्यू है। अब इसके बाद जो आपके पास टोटल इसके आई थिंक 11 स्टेप्स हैं। ठीक है, जो फर्स्ट आपने 4 देखे हैं, इसमें फ्यू एक्सपर्ट्स आ गए, सेकंड में उसने आपकी मीटिंग आ गई, फिर आपके इसमें आगे एक्सपर्ट्स आ गए, एस्टिमेशन। फोर्थ में आपके पास क्या है कि मीट एंड हैव ईच एक्सपर्ट डिस्कस हिज आर एस्टिमेट, कि उसकी अपनी जम्पशन क्या है, कि कितना रैशनल है, कितना इतना इरेशनल है। ठीक है, सी कंसेंसस एंड assumptions etc. may result in action item to gather factual data. Each expert updates is or her estimate based on the new information. और फिर इसके बाद क्या है कि रिकॉर्ड द न्यू एस्टिमेट्स, ये आपका 8 स्टेप है। और 9th स्टेप क्या है कि डिस्कस अगेन, typically new questions will come up but this round is typically much shorter। तो अब ये देख रहे हैं कि ये जो आपने 5th स्टेप है, इसके अंदर आपने क्या किया है कि meet and have each expert discuss is her estimate। इसमें आपने 2 चीज़ें देखी हैं, एक आपने इसमें assumptions देखी है वो कितना रैशनल है, और फिर हमने क्या कहा है कि seek consensus on assumptions etc. may result in action item to gather factual data, कि आपको जो factual data है वो कितना आ रहा है। और फिर हमें क्या कहा है कि each expert updates is or
estimates based on the new information के आपका जितना भी जो आपके एक्सपर्ट्स हैं उनका जितना भी डाटा है एस्टिमेशन का जो बेस कर रहा है उस सारे को आपने देखना है और रिकॉर्ड द न्यू एस्टिमेट्स जो आपकी न्यू एस्टिमेशन है उस तमाम को आपने किस तरीके से कैसे रिकॉर्ड करना है। डिस्कस अगेन में क्या है कि हम टिपिकली अगर आपके कोई न्यू क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन ये राउंड इज अ वेरी शॉर्ट राउंड होता है क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत थॉरोली स्टडी कर चुके होते हैं, सारी चीज़ें देख चुके होते हैं, लेकिन कुछ अगर नई चीज़ें ऐड अप करें तो आप इस राउंड में उसको ऐड कर सकते हैं। रिपीट फ्रॉम स्टेप 7 अंटिल यू रीच अ कंसेंसस। तो 7 स्टेप कहाँ था? ईच एक्सपर्ट अपडेट हिज आर ओन एस्टिमेट बेस्ड ऑन द न्यू इन्फॉर्मेशन। वो एस्टिमेशन आपने उसको रिकॉर्ड किया, ठीक है, उसको फिर हमने दोबारा डिस्कस किया। तो ये आप तब तक करते रहते हैं, ठीक है, कि रिपीट फ्रॉम स्टेप 7 अंटिल यू रीच अ कंसेंसस। तो जो 7 स्टेप है, जब तक ये सब लोग आपस में एक कंक्लूजन पे, एक क्राइटेरिया पे डिफाइन नहीं होते, तब तक ये आपके प्रोसेस चलते रहते हैं। अब इसके बाद आपके पास इफ नो कंसेंसस ब्रेक अंटिल यू कैन गैदर एडिशनल डाटा देन रिपीट फ्रॉम स्टेप। अगर आपका कोई कंसेंसस नहीं आ रहा है, इट मीन कि कुछ चीज़ें मिसिंग है, कुछ डाटा आपने मिस कर दिया है, उस डाटे को फिर लें और फिर से आप अपने कंसेंसस देखें और तब फिर आप अपना जो स्टेप नंबर 7 है उसको रिपीट करते रहें जब तक आपके कंसेंसस किसी एक पॉइंट पे फाइनलाइज नहीं हो जाते। देन आपके पास स्टॉप रिपीटिंग व्हेन यू रीच कंसेंसस। आप इसको तब तक रिपीट करते रहेंगे या करेंगे कि जब तक आपके कंसेंसस एक जैसे नहीं होते, लेकिन जैसे ही आपके कंसेंसस मैच कर देते हैं तो यू रीच कंसेंसस द एक्सपर्ट एग्रीज, जहाँ पे आपके एक्सपर्ट एग्रीज हो जाते हैं, या two consecutive cycles do not change much and there is no significant additional data available, that is they agree to disagree, कि जहाँ पे वो फाइनलाइज हो जाते हैं, एग्री कर जाते हैं या डिसएग्री कर जाते हैं, तो वहाँ पे आप इसको स्टॉप करते हैं। एट द एंड यू हैव अ कंसेंसस एस्टिमेट on the expected value. You should also agree on a minimum and maximum so you understand the degree of the confidence in the estimate। कि आपको मिनिमम भी पता होना चाहिए कि इसके अंदर मिनिमम क्या होगा और इसका मैक्सिमम क्या होगा। तो at the end you have a consensus estimate on the expected value. You should also agree on a minimum and maximum so you understand the degree of confidence in the estimates। अब इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं? फर्स्ट जो है कि टेक्स एडवांटेज ऑफ द एक्सपर्टी ऑफ सेवरल पीपल। कि फर्स्ट जो इसका एडवांटेज है कि हम डिफरेंट पीपल से, जो एक्सपर्ट लोग होते हैं, उनकी एक्सपर्ट राय लेते हैं। ये सबसे बड़ा इसका एडवांटेज है कि जो आपके एक्सपर्ट लोग हैं, ठीक है, जो इंडस्ट्री के लोग हैं, जिनका एक्सपीरियंस है, हम उनसे इसकी एक्सपर्ट राय लेते हैं। ऑल पार्टिसिपेंट्स बिकम बेटर एजुकेटेड अबाउट द सॉफ्टवेयर। जितने भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं बिकम बेटर एजुकेटेड, वो ज़्यादा बेहतर तरीके से एजुकेट कर सकते हैं सॉफ्टवेयर को। बाय इनटू फाइनल एस्टिमेट, देन हम फाइनल एस्टिमेशन की तरफ जाते हैं। डज नॉट रिक्वायर हिस्टोरिकल डाटा, इसमें हमें हिस्टोरिकल डाटा की रिक्वायरमेंट नहीं होती। आल्दो इट कैन बी यूजफुल इनपुट इफ़ इट इज़ अवेलेबल। अगर आपके पास हिस्टोरिकल डाटा है तो ये बहुत अच्छा है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं और आपके रिजल्ट्स और भी बेहतर आ सकते हैं। लेकिन हमें ज़रूरत क्यों नहीं पेश आती? क्योंकि हमारे पास जो एक्सपर्ट राइज होते हैं, हम अभी अपने जो पीछे अभी हमने अपने 11 स्टेप्स देखे हैं, उन स्टेप्स को यूज़ करते हुए हम अपनी एस्टिमेशन जो है वो फाइनल करते हैं और उसके बेस के ऊपर आपकी जो एस्टिमेशन जो है वो सारी की सारी जो है फाइनल हो रही होती है। तो ये इसके एडवांटेजेस से कि आपके क्या क्या हैं कि एक तो इसमें हमने ये बात की है कि एक्सपर्टीज़ ऑफ सेवरल पीपल, बहुत से लोगों की एक्सपर्टीज़ होती है। जितने भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं बिकम बेटर एजुकेटेड अबाउट द सॉफ्टवेयर और फाइनल एस्टिमेट फाइंड कर लेते हैं। और इसमें आपको डज नॉट रिक्वायर हिस्टोरिकल डाटा, आल्दो इट कैन बी यूजफुल इनपुट इफ़ इट इज़ अवेलेबल। अगर है तो यह आपका यूजफुल डाटा हो सकता है। अब इसके ड्रॉबैक्स क्या क्या हैं? ठीक है कि क्योंकि देखें, मैंने आपको शुरू में बताया था प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर, कि हर चीज़ का एक ड्रॉबैक भी है, एक एडवांटेज है, एक डिसएडवांटेज है। तो अब इसके जो ड्रॉबैक्स हैं आप WBD के, फर्स्ट क्या है कि यू कैन रीच कंसेंसस ऑन एन इनकरेक्ट एस्टिमेट। ठीक है
कि फर्स्ट ड्रॉबैक क्या है कि यू कैन रीच कंसेंसस ऑन एन इनकरेक्ट, कि आप एक इनकरेक्ट है लेकिन सब लोगों ने उस पर अगर माइंड सेट कर लिया और माइट भी वो जो कंसेंसस आपका गलत है, लेकिन जब फाइनल हो गया तो देन ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि यू कैन रीच कंसेंसस ऑन एन इनकरेक्ट एस्टिमेट बिकॉज यू ऑल बाय इन, यू मे नॉट बी स्किप्टिकल enough when actual data shows it is wrong। जब आप एक्चुअल उसको यूज़ करते हैं तो पता चला गलत हो गया। बहुत से लोगों का एक्सपीरियंस सारा कुछ है, लेकिन जब आपने कंसेंसस बनाया वो बन गया, लेकिन पता चला कि कुछ चीज़ें रह गई जिस वजह से वो आपका फेल भी हो सकता है। तो यू कैन डेवलप अ फॉल्स सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस, आप एक फॉल्स सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस जो है डेवलप करते हैं और यू मे फेल टू रीच अ कंसेंस, और आप एक फाइनल कंसेंसस को करने के लिए फेल हो जाते हैं। तो ये थे आपके WBD के ड्रॉबैक्स। तो ये आज का हमारा लेक्चर था कि एस्टिमेशन क्या होती है, WBD क्या है, इसके स्टेप्स क्या हैं, इसके एडवांटेजेस क्या हैं, इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं। तो इंशाल्लाह ताला हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।